सो अगेन स्टूडेंट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी एक्सपोर्ट के प्रोसीजर की। अब ये इस लेक्चर में हम बात करेंगे रोल ऑफ WTO एंड GATT। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड होने के बाद जो पॉलिटिकल इक्वेशंस थे दूसरे इंटरनेशनल लेवल के, वो बहुत ही चेंज हो गए। हर कंट्री जब वर्ल्ड वॉर 2 हो रहा था तो हर कंट्री किसी न किसी के साइड में था, और जो भी हर कंट्री डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बना था, जिसको सबको बहुत ही लॉस हुआ था। इकोनॉमिकली भी बहुत सारा लॉस हुआ था, और वो चाहते थे कि अब ऐसा वर्ल्ड वॉर वापस ना हो। और अब वो सभी कंट्रीज ज़ीरो लेवल पे आ गई थी और उनको वापस उठना था, जिसकी वजह से उनको एक दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड करना होता है। पहले ही हमने वर्ल्ड वॉर कर लिया था और अब ट्रेड करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत थी, एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत थी जो हमें ट्रेड करने में थोड़ा फ्री भी करे और सारे जो वर्ल्ड के जो भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में पीस मेंटेन हो। तो हमने ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हमने गैट का इस्टेब्लिश किया, गैट जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, वो हमने बनाया। उस गैट का मेन मकसद ये था कि जो भी कंट्री का खुद का लिमिटेशन होता है, खुद की किसी चीज़ पे रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, उसको हटाना और सभी ट्रेड को फ्री करना। ये मेन जो मोटिव था वो गैट का था, और थोड़ा सा लिबरल करना लोगों को। जो ट्रेड पॉलिसी है हर एक कंट्री को, उसका थोड़ा सा लिबरल करना। और फिर उसके बाद हमें ये भी चाहिए था कि जो इतना बड़ा वर्ल्ड वॉर हुआ है वो नेक्स्ट टाइम ना हो। इसके लिए हमें कंट्रीज़ के बीच में पीस मेंटेन करना था। पीस मेंटेन करने के लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो यही मोटिव था कि मुझे या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हर एक कंट्री को मेंटेन करना है ताकि वापस से ये वर्ल्ड वॉर वाला सिचुएशन क्रिएट ना हो। नाउ फर्स्ट वन इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ये कहा गया है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशनशिप को मेंटेन करता है ताकि हर एक कंट्री के बीच में ट्रेड भी अच्छा हो और उनके बीच में रिलेशन भी अच्छा हो। दोनों चीज़ों को ये देखता है। कहीं ना कहीं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो रास्ता है वो ग्लोबलाइजेशन की तरफ ही जाता है। ग्लोबलाइजेशन को वाइड और स्प्रेड करना ही WTO का मेन मोटिव है। स्टार्टिंग में जब WTO ऑर्गेनाइजेशन फॉर्मेट हुआ था, वहाँ पे टोटल 104 कंट्रीज़ ने आके WTO के साथ सहमति दी थी और उनके अंदर साइन किया था। इंडिया भी उसका बिगिनिंग से ही एक मेंबर है। हालांकि अभी रिसेंटली उसका 188 कंट्रीज़ उसके मेंबर्स हैं, जिसमें से इंडिया 139 पे आता है। आया समझ में? इंडिया WTO का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था ऑफिशियली 1 जनवरी 1995 में हुआ था। WTO के पहले जब ट्रेड होता नहीं था तो जो सर्विस सेक्टर था वो डेवलपमेंट नहीं था, क्योंकि ये सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी ना हमें इतना सर्विस सेक्टर की, जब तक हमने ट्रेड चालू नहीं किया था ग्लोबली। इसीलिए तब जैसे ही WTO एस्टैब्लिश हुआ, जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा रैपिड ग्रोथ हुआ सर्विस सेक्टर में, क्योंकि अब जो चीज़ों के लिए जिसको इंश्योरेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब के लिए जो बाउंड्री लाइंस थी वो मिट चुकी थी, क्योंकि अब पूरा वर्ल्ड ही एक मार्केट बन गया था छोटा सा, जैसा कि हम ग्लोबलाइजेशन में सीख के आए हैं। ड्यू टू दिस ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटीज़ प्रोड्यूस लार्ज स्केल। अब देखो, अब हम अपनी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरी जगह बेच सकते हैं, ले सकते हैं, तो हमें मतलब प्रोडक्शन भी तो लार्ज स्केल में करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़, हेल्थ रिलेटेड इंडस्ट्रीज़, ये लोग ने क्या किया, लार्ज स्केल में प्रोड्यूस करना चालू किया, एक्सपोर्ट किया। और एक्सपोर्ट करने से देखो, कहा था ना पहले ही स्टार्टिंग में कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने से बहुत सारी फैसिलिटीज़ हमें मिलती भी हैं और हमारी फैसिलिटी दूसरे कंट्री को भी मिलती हैं। तो फिर एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ थी उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिली कि वो इंडिया के अंदर एंटर हो सके। कंट्री लाइक अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी जो कंट्री है, उन्होंने अपना कैंपस अरेंज करना चालू किया गुजरात के अंदर। कैंपस ये होता है जब भी आप कोई बिजनेस फील्ड में कोई पढ़ाई कर रहे होते हो और आप काफ़ी अच्छे होते हो, तो वो कंपनी या कोई इंडस्ट्री आपके कॉलेज में आएगी, एक कैंपस लगाएगी जिसमें आपको वो पहले से रिक्रूट कर लेगी। तो ये सब चीज़ें हुआ जिससे ओवरऑल पूरे नेशंस का ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ। नेक्स्ट इज गेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड डिफरेंट अग्रीमेंट विद डिफरेंट कंट्रीज इन ऑर्डर टू जॉइन इट्स इंडस्ट्रीज विद अ फॉरेन स्ट्रीम। इंडिया की गवर्नमेंट ना बहुत सारे अग्रीमेंट में दूसरे कंट्रीज से जुड़ी होती है, ठीक है। इसी को बोलते हैं गेट।
इन 1948 में एक अग्रीमेंट बना हुआ 23 नेशन का, मेड एट जेनेवा। जेनेवा में ये स्टार्टिंग में 1948 में 23 नेशंस के साथ ये बना गया, जेनेवा में बना गया। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो भी बहुत फेवरेबल बनाता है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ इंक्रीज हो जाती है, मॉडर्न स्ट्रीम जो है वर्ल्ड का वो धीरे धीरे एक शेप में आने लगती है। इन शॉर्ट ये दोनों को हमने इसीलिए बनाया था ताकि हमें थोड़ा जो इतना कॉम्प्लिकेटेड है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना वो ईजी हो जाए, और सेकंड अब जो वर्ल्ड वॉर जैसी स्थिति जो आई थी हमारे पास, जिसकी वजह से हम ज़ीरो हो गए थे, हमारे पास जो भी चीज़ें थी वो हम सब ने उस वर्ल्ड वॉर में लगा दिया था, तो हम ऐसा वर्ल्ड वॉर वापस इन फ्यूचर ना हो इसके लिए भी हमने WTO और गेट को बनाया। आया समझ में? नाउ नेक्स्ट वन इज़ प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। बहुत ही ईजी टॉपिक है। इंटरनेशनल ट्रेड के क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, और वो बहुत ही ईजी है, कि ये भी नहीं कि बहुत हार्ड है। पहला तो करेंसी का प्रॉब्लम। देखो डिफरेंट कंट्री डिफरेंट करेंसी होती है, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कभी कभार कि उनको उस कंट्री का जो करेंसी है वो उस कंट्री के अंदर एक्सचेंज करें, फिर ये सब बहुत सारा प्रॉब्लमेटिक होता है, क्योंकि हमको इतना नॉलेज नहीं होता फॉरेन एक्सचेंज के बारे में। अभी हम खुद ही जान रहे हैं कि $1 के सामने हमारा एक 1 इंडियन करेंसी कितना हो गया है। $1 के सामने हमारी इंडियन करेंसी है 76 पॉइंट समथिंग 8 ऐसा कुछ है। तो ये चीज़ें ना रोज़ चेंज होती है रोज़, तो इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है एक्सचेंज रेट में कभी कभार। आया समझ में? डाइवर्सिटी इन लैंग्वेज। देखो लैंग्वेज की तो बात क्या ही करें, क्योंकि हिंदी तो ठीक है पूरे इंडिया में अगर है, इंडिया है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये सब जगह थोड़ा हिंदी चल जाता है, वो हिंदी समझ भी लेते हैं और वो बोलते भी काफ़ी अच्छी हिंदी। लेकिन अगर बात करें और ओवरऑल कंट्रीज़ की, तो वहाँ पे हमने एक मेन लैंग्वेज रखा गया है, दैट इज़ इंग्लिश। बट अभी भी कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे इंग्लिश इतना डेवलप नहीं हुआ है, वो उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता है, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है अगर उस कंट्री के साथ हमें ट्रेड करना हो तो। आया समझ में? फ्रेंच जो लैंग्वेज होता है वो बहुत ही अलग होता है, बिल्कुल समझ में नहीं आता है, ठीक है, ये सब चीज़ें। नाउ द प्रॉब्लम ऑफ डिस्टेंस। देखो आज जो बाजू वाले दुकानदार होते हैं जिनके ऊपर हम सामान खरीदने जाते हैं ना, वो भी हमें फ्रॉड कर देते हैं कुछ ना कुछ, फिर हम जाते हैं जो भी चीज़ें हैं वो सॉर्ट आउट करते हैं। बट ये क्या है, ये तो बहुत बड़ा डिस्टेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम बहुत दूर दूर होते हैं, ना किसी को कोई जानता है, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस होता है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन का भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। या तो बातचीत ठीक तरीके से नहीं होगी, या तो ट्रांसपोर्टेशन चीज़ें नहीं होंगी ठीक तरीके से, ये सब प्रॉब्लम हो सकती है डिस्टेंस के रिलेटेड। नाउ आ गया रेस्ट्रिक्शंस ऑन कंट्रोल। देखो अलग अलग कंट्री का ना अलग अलग लॉ होता है, अलग अलग कानून होता है, अलग अलग रूल होता है, ठीक है। अब उस कंट्री का किसी और चीज़ पे कानून है, इस कंट्री का किसी और चीज़ पे कानून है, लॉ है, तो वो भी प्रॉब्लमेटिक करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आ रही समझ में बात? उसके बाद आ गया रिस्क। रिस्क तो क्या ही बोले, क्योंकि रिस्क इंटरनेशनल ट्रेड में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, सी रूट से ही चीज़ें ज़्यादातर जाती हैं। तो यहाँ पे अगर सपोज़ करो मैंने शिप में गुड्स लेके जा रहा हूँ, वेदर अचानक से ख़राब हो गया, ठीक है, या तो पूरा गुड्स डूब गया, या तो वो समुद्री लुटेरे आते हैं ना जिनकी एक आँख होती है और एक आँख में ब्लैक कलर का, मतलब एक आँख से अंधे होते हैं, एक आँख होती है और एक हाथ ही नहीं होता। इमेजिन करो वैसे लुटेरे आते हैं, लूट के चले जाते हैं। एंड देन उसके बाद डिफरेंस इन लॉ की बात करें तो देखो वही बात हो गई ना कि कानून अलग अलग होता है हर कंट्री का, तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप उस देश के कानून को समझो जिसके साथ आप ट्रेड कर रहे हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो। नाउ 7th वन इज लैक ऑफ ट्रेडर कॉन्टैक्ट। वही बात हो गई ना कि ट्रेडर इतना दूर होता है दूसरी कंट्री में कि हम ट्रेडर से कोई कॉन्टैक्ट हमारा होता ही नहीं है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होता। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हम ट्रेडर से नहीं कर सकते। आया समझ में? तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। 8th वन इज़ वेटिंग स्केल। जो वेटिंग स्केल होता है ना वो बहुत प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का वेटिंग स्केल है केजी में, तो तुम्हारे हिसाब से थोड़ी नहीं चलेगा कि हर एक कंट्री का जो वेटिंग स्केल होगा वो केजी में ही होगा। आ रहा है समझ में? जैसे हर कंट्री की करेंसी अलग होती है ना, वैसे हर कंट्री का जो केजी का यूनिट है ना वो भी चेंज होता है। वो तो इंडिया का खाली किलोग्राम है। आया समझ में? तो इसका भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हमें। फिर एग्जांपल अगर मेरे को इतने क्वांटिटी में गुड्स मंगवाने हैं तो मैं उसको बोलूँगा कि मेरे को तो इंडिया के हिसाब से इतनी क्वांटिटी में गुड्स मंगवाने हैं, फिर वो अपनी कंट्री के जो भी यूनिट होगा उसके अंदर कन्वर्ट करेगा, तब उसको समझ में आएगा कि मुझे एक्चुअली कितना गुड्स भेजना है। तो ये भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। आया समझ में? नाउ नेक्स्ट वन इज डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड इंटरनेशनल।
मैंने सुना है बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो दोनों वर्ड है ना, इंटरनल और इंटरनेशनल, काइंड ऑफ सेम लगता है हमें। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इंटरनेशनल की जगह फॉरेन ट्रेड भी लिख सकते हो, जिससे आपको समझ में आएगा। फॉरेन ट्रेड मतलब इंडिया के बाहर, इंटरनल मतलब अंदर। आया समझ में? मीनिंग आप सबको पता है, जो गुड्स जो ट्रेड होता है जियोग्राफिकल बाउंड्री, कंट्री की बाउंड्री के अंदर, उसको बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। ठीक है, जैसे गुजरात से ट्रेड हुआ कोई दूसरे स्टेट से इंडिया के अंदर ही, और जो कंट्री के बाहर होता है ट्रेड उसको बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। फॉर एग्जांपल इंडिया का ट्रेड किसी दूसरी कंट्री से हुआ। आया समझ में? करेंसी की बात करें तो इंटरनल में कौन सा करेंसी का प्रॉब्लम होगा? एक ही कंट्री में दो अगर स्टेट में कोई ट्रेड हो रहा है तो कोई करेंसी प्रॉब्लम होगा क्या? नहीं होगा ना, सेम ही करेंसी चल रही होंगी दोनों स्टेट में। लेकिन इंटरनेशनल में प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? होगा ना, क्योंकि पेमेंट हमको उनकी करेंसी में ही करना पड़ेगा जो कंट्री से हमने मंगवाया है या भेजा है। ठीक है, तो फिर ये प्रॉब्लम जो करेंसी का होता है वो इंटरनल में नहीं होता, इंटरनेशनल में ही होता है। फिर से वही पॉइंट है लॉ। तो ऑफकोर्स ये बात है कि इंटरनल में कहाँ से लॉ डिफरेंस होंगे? बिल्कुल डिफरेंट नहीं होंगे, क्योंकि एक ही कंट्री के दो अलग अलग स्टेट में या दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अगर ट्रेड हो रहा है तो लॉ तो सेम ही बैठेंगे पूरी कंट्री के। हाँ, इंटरनेशनल में लॉ डिफरेंस होंगे तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। आया समझ में? प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज, जो हमने प्रॉब्लम देखी थी ना अभी, वही डिफरेंस में पॉइंट्स आ गए। प्रॉब्लम ऑफ लैंग्वेज में देखो, अगर एक ही कंट्री के दो स्टेट हैं या दो डिस्ट्रिक्ट हैं तो उसमें कहाँ लैंग्वेज का प्रॉब्लम आएगा? वो हिंदी ही बोलेंगे ना, एक बेसिक लैंग्वेज उनका जो भी होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम का लैंग्वेज का प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? इंटरनेशनल में आता है, वो तो हम देख के ही आए अभी। गवर्नमेंट कंट्रोल, देखो गवर्नमेंट कंट्रोल है ना, इंटरनल में बहुत कम होता है। इंटरनल में गवर्नमेंट का इतना कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इंटरनेशनल में गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। वो प्रोडक्ट अगर आपकी कंट्री से निकल रहे हो तब आपको एक्साइज ड्यूटी पे करना है, दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट अंदर आ रहे हो तब सामने वाले को पे करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। रिस्क, सीधी सी बात है, रिस्क किस में ज़्यादा होगा? इंटरनेशनल में। इंटरनल में रिस्क लो होगा। डिस्टेंस, डिस्टेंस बहुत ही शॉर्ट होता है, बहुत ही मतलब कंपैरेटिवली जो डिस्टेंस होता है ना इंटरनल का, वो शॉर्ट डिस्टेंस होता है। और वर्क फील्ड भी एक लिमिटेड होता है अपनी कंट्री के अंदर ही, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है, वर्क फील्ड भी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, एक या एक कंट्री से ज़्यादा। इंश्योरेंस, हाँ अगर आपको लेना है इंश्योरेंस तो आप ले सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, इंटरनल में भी आप इंश्योरेंस ले सकते हो, बट एक कंपलसरी नहीं है ये। इंटरनल में कंपलसरी नहीं है, आपकी इच्छा, आपको लेना है तो आप इंश्योरेंस ले सकते हो। लेकिन इंटरनेशनल में तो ये कंपलसरी है कि आपको जो गुड्स हैं जो भी आप भेज रहे हो, ठीक है, उसका इंश्योरेंस आपको कराना ही पड़ेगा। पेमेंट ऑफ एक्सरसाइज, यहाँ पे पेमेंट ऑफ एक्सरसाइज पे करना पड़ता है इंटरनल में। सर इंटरनल में कैसे पे करना पड़ता है? याद करो, जब तुम कभी एक सिटी से दूसरी सिटी में भी जाते हो या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हो, कुछ टोल टैक्स भरना पड़ता है। आ रहा है याद कुछ? तो वही होता है, तुम्हारा एक्सरसाइज पे करना पड़ता है, बट वो काफ़ी लो होता है इंटरनल का, इतना हाई नहीं होता। ठीक है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाने में जो बीच में जो भी चीज़ें आती हैं ना टोल टैक्स वाले, तो वो बहुत ही कम एक्सरसाइज होता है। यहाँ पे जो एक्सरसाइज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तुम कितना गुड्स भेज रहे हो, कितनी क्वांटिटी में है, कौन से गुड्स हैं, कौन सी कंट्री में जा रहे हैं, ये सबको चीज़ें को पता करके उसके बाद वो कैलकुलेट करते हैं कि कितना एक्सरसाइज ड्यूटी पे करना है और उतना पे करना पड़ेगा। आया समझ में? मार्केट, तो कंपैरेटिवली देखें तो जो मार्केट होता है इंटरनल के लिए वो लिमिटेड होता है, और जो इंटरनेशनल के लिए मार्केट होता है वो पूरा वाइड होता है, बिकॉज इंटरनेशनल मतलब ग्लोबलाइजेशन। आया समझ में? तो बच्चों इस पूरे चैप्टर, यहाँ पे ये चैप्टर जो है इंटरनेशनल ट्रेड, ये ख़त्म होता है। आपको अगर जो भी डाउट है, कोई भी चीज़ में क्वेरी है, तो प्लीज़ कमेंट में जाएं और मुझे लिख के बताइए ताकि मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व कर सकूं। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों की मदद कीजिए। ओके, थैंक यू।